Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का अध्याय नवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आज के अध्याय के तहत हमारे शिक्षण बिंदु रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यापार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। प्यारे बच्चों, यानी क्या है कि हम किसी वस्तु या फिर क्या है कोई सेवा, इनका क्या है आदान प्रदान करेंगे, इसे व्यापार कहा जाता है। व्यापार तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है, यानी क्या है यह कौन सा क्षेत्र है, ये टर्सरी क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, अर्थात इसमें क्या है सेवा क्षेत्र शामिल है। यानी व्यापार में वस्तु या फिर क्या है सेवा का आदान प्रदान किया जाता है, और वस्तु और सेवा का आदान प्रदान है वो कौन सा है, तृतीयक क्षेत्र होता है। देखिए, व्यापार है इसे दो भागों में बांटा गया। व्यापार कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा क्या रहेगी कि दो से अधिक देशों के मध्य दो से अधिक देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये क्या है दो या फिर क्या है दो से अधिक देशों के मध्य संपादित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यह भी दो प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, पहला है, इसका पहला जो प्रकार है वो है द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा बच्चों, द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसका जो दूसरा रूप है वो है बहुपार्श्विक। क्या है बच्चों, बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोनों भाग द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसकी हम क्या है विस्तृत जानकारी लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं। तो किन्हीं दो देशों यानी कोई भी दो देश यानी किन्हीं दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्विपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत का चीन के साथ व्यापारिक संबंध, भारत चीन के साथ, यानी द्विकार क्या दो राष्ट्र, यहाँ पर द्विपार्श्विक अर्थात भारत और चीन के मध्य, या फिर क्या है भारत और श्रीलंका के मध्य, है ना, किन्हीं दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है बच्चों, द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा प्रकार है बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा, बहुपार्श्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बहु का अर्थ यहाँ पर बच्चों क्या है, मल्टी है। क्या है बच्चों, मल्टी है, यानी क्या है दो या उससे ज्यादा। तो यहाँ पर लिखा भी है कि अनेक देशों, दो से अधिक का अर्थ क्या है, अनेक देशों के मध्य होने वाला व्यापार है वो क्या कहलाता है, बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। जैसे कि सार्क देशों के मध्य होने वाला व्यापार कौन सा है, सार्क जो कंट्री है, यानी क्या है जो दक्षिण देशों के मध्य होने वाला व्यापार है वो कैसा व्यापार है बच्चों, बहुपार्श्विक व्यापार है। यानी क्या है समूह के साथ व्यापार होता है, दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार संबंध होते हैं। अब हम इस अध्याय के दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। यानी जो इंटरनेशनल जो ट्रेंड है, विश्व के अनेक देशों के मध्य जो व्यापार हो रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसका इतिहास यानी अतीत में क्या कुछ घटित हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो पहले लिखा है कि प्रारंभिक काल में, यानी क्या है कि जब स्टार्टिंग जो पीरियड था उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रचालन कम था। यानी क्या है कि इसका जो प्रचलन है वो कम था। प्रारंभ में क्या है कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय क्षेत्रों से ही संभव
थी। किंतु जैसे-जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, यानी प्रारंभ में तो क्या है बच्चों कि प्रारंभिक काल में है जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय क्षेत्रों से होती थी। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, उसी अनुपात में बढ़ती माँग की आपूर्ति हेतु, यानी क्या है कि माँग में वृद्धि हो गई और उस माँग की आपूर्ति हेतु दूरस्थ यानी बहुत दूर के क्षेत्रों से वस्तुओं का वस्तुओं का लेन-देन प्रारंभ हो गया। यानी क्या है कि आवश्यकताओं में वृद्धि होने पर क्या है कि दूर से भी वस्तुएँ मंगवाई जाने लगी और इस नीति के तहत ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों ने श्रीलंका, भारत और अफ्रीकी देशों को अपने अधीन करना शुरू कर लिया। यानी हुआ यह कि जैसे मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, तब क्या है कि उस समय के शक्तिशाली देश कौन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यानी यूरोपियन देशों ने क्या किया कि श्रीलंका, भारत और अफ्रीका जैसे जो नव स्वतंत्र जो क्षेत्र थे या फिर क्या है कि जिनका पूर्ण विकास नहीं हुआ, अन्यथा क्या है जो उपनिवेश के रूप में रहे या फिर जिन पर क्या है राजा महाराजाओं का शासन था, उन देशों को क्या है इन शक्तिशाली देशों द्वारा अधीन कर लिया गया। फिर यूरोपियन राष्ट्रों ने इसके बाद क्या किया, यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा औद्योगिक नीति अर्थात क्रांति किए जाने से पहले कच्चे माल की आपूर्ति जैसे यानी यथासंभव स्थानीय क्षेत्रों पड़ोसी क्षेत्रों में की जाती थी। यानी जब इन्होंने औद्योगिक क्रांति होने से पहले वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पड़ोसी और स्थानीय क्षेत्रों से करते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के समय यानी उन्होंने जैसे ही क्या है औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय क्या है यूरोपियन देशों द्वारा क्या है उपनिवेश की नीति अपनाई गई। तो बच्चों उनके द्वारा क्या कर दिया गया? उपनिवेश की नीति अपनाई गई। उपनिवेश की नीति क्या थी? क्या है कि जो कमजोर राष्ट्र थे उनको क्या है अपने अधीन करना। उपनिवेश का अर्थ क्या है? कब कमजोर जो राष्ट्र थे उन्हें क्या है अपने अधीन करना। और इस नीति के तहत ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शक्तिशाली देशों ने ये जो पावरफुल कंट्रीज थे इनके द्वारा श्रीलंका, भारत और अफ्रीकी देशों को क्या है अधीन कर लिया गया। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि जो अधीन किए हुए जो राष्ट्र थे यानी अधीनता का जो प्रमुख कारण शक्तिशाली देशों द्वारा अपने हितों की पूर्ति करना था। यानी जो शक्तिशाली जो यूरोपियन देश थे, इन यूरोपियन देशों ने जो भारत जैसे, श्रीलंका जैसे देशों को अधीन करना, इसका मुख्य उद्देश्य था अपने हितों की पूर्ति करना। यानी हित का अर्थ क्या है? अपने स्वार्थों की पूर्ति करना था। और इन स्वार्थों के तहत जिसमें प्रमुख हित था, वो कमजोर राष्ट्रों से प्राकृतिक संसाधन यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, अर्थात कच्चे माल को अपने देश में आयात करना। आयात का अर्थ क्या है? अपने देश ले जाते थे और वहां से क्या है वस्तु तैयार करके बहुत ही ज्यादा दाम पर क्या है इन राष्ट्रों में पुनः वापस बेच दी जाती थी। तो ध्यान रखें बच्चों कि यूरोपियन राष्ट्रों ने ये जो कमजोर राष्ट्र थे इनको क्या है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए ही अधीन किया था। 20वीं शताब्दी यानी 20वीं जो सेंचुरी है, इसके प्रारंभिक काल में राष्ट्रीय जागरूकता के कारण यानी लोगों में क्या है अपने देश के प्रति क्या आ गई? चेतना आ गई। क्या आ गई बच्चों? जागरूकता आ गई और वो अपने देश के प्रति क्या हो गए बच्चों? सचेत हो गए। क्या हो गए? सचेत हो गए और इसके कारण ही क्या है स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। यानी क्या है ये देश क्या है अधीनता से ऊपर आकर स्वयं अपना शासन चलाने की इच्छा जताने लगे और जिसके परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे। और इसी के कारण क्या है औपनिवेशिक राष्ट्र यानी जो अधीन राष्ट्र थे वे क्या है धीरे धीरे क्या है स्वतंत्र होने लगे अर्थात क्या है आजाद होने लगे। क्यों? क्योंकि ये पहले शक्तिशाली राष्ट्रों के उपनिवेश में थे। अब अगला देखिए कि वर्तमान में यानी वर्तमान कंडीशन क्या है बच्चों? इसमें देखिएगा कि वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्र यानी जितने भी देश हैं वे सभी अपनी बाह्य संप्रभुता बनाए हुए हैं। बाह्य संप्रभुता किसे कहते हैं? कि वो किसी भी
तरह का अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेते हैं, किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेते हैं, तो वो क्या है, यह निर्णय लेने में क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। वो किसी भी बाह्य शक्ति से प्रभावित नहीं है, अर्थात किसी अन्य देश से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात क्या है, बाह्य रूप से वो क्या है, संप्रभु है, अर्थात स्वयं के निर्णय स्वयं ले सकते हैं, किसी बाह्य शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं है। इसलिए वर्तमान में वैश्वीकरण चरम सीमा पर बना हुआ है, यानी इसी के कारण क्या है कि संपूर्ण विश्व के दरवाजे हैं, वो क्या है, सभी देशों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहा गया है। ग्लोबलाइजेशन, यही आपका ग्लोबलाइजेशन है। अब इस तरह से, अब बोर्ड परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो क्रिएट क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, यानी वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है, वर्तमान में इसकी जो प्रासंगिकता है वो क्यों बनी हुई है, या फिर इसकी वर्तमान में ज्यादा प्रचलन में क्यों है, इसके कारण पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसकी प्रासंगिकता बताइए, या वर्तमान में अस्तित्व में क्यों है। तो इसके कारण है, वो देखने लायक है। देखिए, पहला इसका मुख्य कारण है कि यह उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यानी क्या है कि किसी वस्तु का उत्पादन, यानी जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उस प्रोडक्ट के विशिष्टीकरण यानी क्या है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। क्या हो गया है, स्पेशलाइजेशन होने के परिणाम स्वरूप ही क्या है, विदेशी व्यापार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो वस्तुएं भारत में नहीं होकर अन्य देश में है, यानी उसी देश में उसका विशेष उत्पादन होता है, तो भारत सदैव चाहेगा कि वो वस्तु क्या है, उस देश से खरीदी जाए। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो क्या है कि अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्टीकृत देश है, उन देशों से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है। दूसरा बिंदु लिखा है कि इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, यानी कंपैरेटिव जो बेनिफिट्स हैं, तथा वस्तुओं के हस्तांतरण आधार पर विभिन्न देशों को भागीदार बनाया जाता है। यानी क्या है कि वस्तु और सेवाओं का तुलनात्मक लाभ, यानी क्या है कि ऐसी कई वस्तुएं होती है जो अन्य देश में ज्यादा सस्ती है, तो वहां से प्राप्त की जाती है। और इसके अलावा हस्तांतरण, यानी क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो यहाँ एक्स देश से वाई देश को भेजी जाती है, और वाई देश एक्स देश को वस्तुएं भेजता रहता है। तो इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान करना भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यह परिपूरकता पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों, परिपूरकता पर आधारित है। ये क्या होती है परिपूरकता, देखिए कि यानी क्या है कि एक्स नाम का जो देश है, यह एक्स नाम का जो देश है, यह वाई देश पर कुछ वस्तुओं के लिए निर्भर है। उसी प्रकार क्या है, जो वाई देश है वो कुछ वस्तुओं के लिए एक्स देश पर निर्भर है। अर्थात ये आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या रहते हैं, पूरक रहते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति क्या है, उत्तरदायी रहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये पूरकता पर आधारित होता है। यानी क्या है, प्रत्येक देश एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगला बिंदु लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के संगठनों का आधार है, तथा यह विदेश नीति से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। यानी क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ये वैश्विक संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाता है। जैसे वैश्विक संगठन का नाम है WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस आधार पर भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता। और यह जो विदेश नीति का मुद्दा भी है, अर्थात क्या है कि किसी भी देश का अन्य देश के साथ कैसे संबंध होंगे, यह क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ध्यान में रखकर भी संबंध स्थापित किए जाते हैं। यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी ध्यान रखा जाता है। अगला और अंतिम हमारा शिक्षण बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी किन किन आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपादित करना संभव है। तो यहाँ पर हम कितने आधार, कुल 5 आधारों पर क्या है, चर्चा करेंगे।
5 आधार बताए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने आधार बोर्ड परीक्षा में पूछ ले तो 5 आधार बताए गए। पहला आधार है बच्चों राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता। यानी क्या है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों की विविध प्रकार की भौगोलिक संरचना, यानी अलग अलग देश होंगे तो उनकी संरचना भी, बनावट भी अलग अलग होती है। और उन देशों में क्या है कि अलग अलग जलवायु होगा और विभिन्न प्रकार के वहां पर क्या है खनिज पाए जाएंगे। और विभिन्न खनिजों की मांग अलग अलग देशों में बनी रहती है, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं और अलग अलग देशों में अपनी आवश्यकता के अनुसार खनिजों की मांग रहती है। और इस मांग की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही संभव है। अर्थात क्या है कि अलग अलग देशों में जो संसाधन है, यानी जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन है, ये भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। और इन भिन्न भिन्न संसाधनों की पूर्ति हेतु क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक माना गया है। तो इसका पहला आधार है कि राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं और प्रत्येक देश की अपनी आवश्यकता होती है और वो देश क्या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों से क्या है संसाधन उपलब्ध करवाता है, अर्थात ले लेता है। दूसरा इसका आधार है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिवहन। कौन सा है बच्चों? परिवहन। वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान करने के लिए जो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है उसको सुदृढ़ करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन की। तो ध्यान रखें बच्चों कि चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, परिवहन उसका मुख्य आधार माना गया है। यानी क्या है वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो परिवहन होना आवश्यक है। तीसरा है इसका बिंदु है आर्थिक विकास की प्रावस्था। यानी कोई भी देश है, लिखा है कि भिन्न भिन्न देशों में अर्थव्यवस्था का स्तर है वो अलग अलग होता है। इसलिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस तरह से रहेगा कि जो जो शक्तिशाली देश हैं या फिर सुपर जो पावर के इकोनॉमिक कंडीशन वाले देश हैं, स्ट्रांग देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है ना, वे देश क्या करेंगे बच्चों, वहां पर क्या है कि जो कमजोर राष्ट्र है वे सदैव मजबूत राष्ट्रों से क्या है वस्तुओं को क्या है खरीदते रहते हैं। तथा जो उच्च आर्थिक विकास वाली जो व्यवस्थाएं हैं जैसे अमेरिका है जापान है ऐसे देश हैं उनके साथ में क्या है कि विकासशील देश सदैव उनके साथ में व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं। अब देखिए चौथा जो इसका आधार है वो आधार है विदेशी निवेश की सीमा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट। भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं के कारण प्रत्येक देश की निवेश क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यानी क्या है कि जैसी देश की आर्थिक स्थिति होगी वैसा ही वो क्या है अन्य देशों के साथ पैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। विकसित राष्ट्रों की विदेश की जो निवेश की सीमा रहेगी विदेशी निवेश की वो अधिक रहती है। यानी दूसरे देश में जाकर पैसे धन खर्च करना, और धन खर्च करने का मतलब क्या है किसी विषय वस्तु या फिर क्या है कि किसी सेवा की प्राप्ति के लिए धन खर्च करना। सेवा या वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या है धन खर्च करेंगे वो क्या है विदेश में जाकर करेंगे उसे क्या कहते हैं विदेशी निवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विदेशी निवेश कहा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में जाकर पैसे खर्च करना। और कोई भी देश है दूसरे देश में जाकर धन खर्च कब करेगा? जब स्वयं की स्थिति कैसी रहेगी? विकसित राष्ट्र जैसी रहेगी। यानी क्या है जो डेवलपमेंट कंट्री होंगे वे ही दूसरे देशों में जाकर क्या है धन खर्च कर सकते हैं। यानी जिन देशों की विदेश निवेश की नीति या फिर क्षमता अधिक होगी वे ही क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। पांचवा और अंतिम बिंदु देखिए कि जनसंख्या कारक। यानी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जनसंख्या भी एक आधार है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं जनसंख्या का आकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दो बातें प्रभावी है कि जिन देशों में जनसंख्या अधिक है, जिन देशों में क्या है जनसंख्या अधिक है, अर्थात क्या है कि वस्तु के खरीदार जहां पर अधिक होंगे उन देशों में क्या है अन्य देशों द्वारा निवेश किया जाएगा। अन्य देशों द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों?
निवेश किया जाएगा, अर्थात वस्तुएं वहां पर बाजार उपलब्ध होने के कारण क्या है कि खरीदने के लिए या फिर अब संबंधित देश है वो अपनी वस्तु बेचने के लिए अधिक जनसंख्या वाले देशों में क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। कारण क्या है कि वहां पर क्या है कि बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, अर्थात वहां पर उन्हें आसानी से बाजार उपलब्ध हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो जाता है। और सांस्कृतिक विविधता होगी तो वहां पर क्या है सांस्कृतिक विविधता से जुड़े हुए अन्य जितने भी तथ्य हैं उनको पाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है सहयोगी साबित होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका इतिहास कैसा रहा है, और साथ ही साथ क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन-कौन से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।